नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1900 एक्ट को लेकर आए हैं। ये एक बहुत छोटा सा एक्ट है जिसमें सिर्फ 7 ही सेक्शंस हैं, इसलिए इसके एक एक सेक्शंस को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, पर उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक्सप्लोजिव या विस्फोटक या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो बारूद क्या होता है, और ये हमारे समाज, पर्यावरण और देश के लिए कितना खतरनाक है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल एम्यूनेशन बनाने के लिए या रिसर्च के लिए किया जाता है, पर आतंकी भी इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह समाज में डर को फैलाने का काम करता है। कहीं भी आतंकी हमला हो जाए तो जान माल का नुकसान होता ही है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। मतलब इससे जो है खतरा जो है हाई लेवल का होता है। तो एक्सप्लोजिव्स आर हार्मफुल टू द सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री। जैसे कि कहा, देयरफॉर दिस एक्ट इज़ मेड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड लॉज। और इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है जिससे कि समाज की, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की, और हमारे कानून की रक्षा को की जा सके। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजिव इज, एक्सप्लोजिव को डिक्शनरी मीनिंग जो है ये दिया गया है, एज सब्सटेंस दैट कॉजेज एक्सप्लोजन। कोई भी सब्सटेंस जो एक्सप्लोजन करता है वो एक्सप्लोजिव कहलाता है। अब इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस एक्ट को आखिर बनाया क्यों गया? दिस एक्ट हेल्प्स टू कर्ब द प्रोडक्शन, यूसेज एंड पोजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। इस एक्ट को बनाने के पीछे ये रीज़न था कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जैसी खतरनाक चीज़ों के प्रोडक्शन में, उसके इस्तेमाल में और इसके पोजेशन या स्वामित्व पे रोक कैसे लगाया जा सके, जिससे आम जनता इन सब खतरनाक पदार्थों से दूर रहे। तो इसको जो है लिमिट करने के लिए, इनका प्रोडक्शन, यूसेज और पोजेशन को लिमिट करने के लिए, जिससे कि एक बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास इसका एक्सेस रहे, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक सब्सटेंस है, इसीलिए इसको, इस एक्ट को बनाया गया है। और इसमें इसका प्रोविज़न है कि अगर कोई प्रोडक्शन करता है, यूज़ करता है, पोजेशन करता है, इलीगली किसी के पास ये चीज़ पाई जाती है, तो इसमें उसका पनिशमेंट भी दिया गया है। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग अपने एक्ट की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमारा सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। इस एक्ट को, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अप्लाइज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो इस एक्ट को पूरे इंडिया पे लागू है ये एक्ट, और ये इंडिया के सिटीजन्स पर भी लागू होता है, चाहे वो इंडिया में ना भी रहें, बाहर गए हुए हैं, तब भी उनके ऊपर ये लागू होगा। इवन आउटसाइडर्स को भी, आउटसाइडर्स के ऊपर भी ये एक्ट लागू होगा, जो इंडिया में आके इन सब चीज़ों को डील करते हैं, या इंडिया में आके एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से जो है टेरर फैलाते हैं या उसका यूज़ करते हैं इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, लाइफ, इंडिया के लोगों की लाइफ को या इंडिया की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो सेक्शन 2 है हमारा डेफिनेशंस। तो ये डेफिनेशंस में बस 2 ही डेफिनेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनको हमें अच्छे से समझना होगा। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, इट इंक्लूड्स एनी मटेरियल्स फॉर मेकिंग एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो इसके अंदर ऐसे मटेरियल आते हैं जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं, काम आते हैं।
वो भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे। एनी apparatus, मशीन, implement or material used or intended to be used or adapted for causing or aiding any explosion in or with any explosive substances। तो कोई भी apparatus, मशीन या मटेरियल जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाने में हेल्प करता है वो भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का पार्ट माना जाएगा। तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में एक तो वो मटेरियल रहेगा, उसका प्रोडक्ट जो बना है, दूसरा उसका मशीन जिससे बना है या जो मटेरियल जिस चीज़ से बनाया जा रहा है वो भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के अंदर आएगा। यहाँ तक कि एनी पार्ट ऑफ एनी सच apparatus, मशीन और इम्प्लीमेंट, यहाँ तक कि जो मशीन, जिस मशीन से एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाया जा रहा है उसका कोई पार्ट भी जो है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में कवर करेगा। अगर वो पार्ट भी किसी के पास अगर मिलता है उस apparatus का, मशीन का, जिससे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनता है, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो ये बहुत ही बड़ा जो है डेफिनेशन है। बड़ा इन द सेंस मतलब बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेता है, इवन छोटी छोटी चीज़ों को भी इसमें एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में कवर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो इसके अंदर एक लिस्ट दी गई है, जैसे कि नाम में ही पता लग रहा है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए इनको अलग रखा गया है और जगह जगह पे इसके पनिशमेंट्स भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के पनिशमेंट से हाई रखे गए हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? तो इसके अंदर ये सारे केमिकल्स आते हैं, पहले से ही मेंशन है इसमें बेयर एक्ट में। तो इसके अंदर आता है RDX, PETN, HMX, TNT, LTPE, CE, ऑक्टोल, PEK1, RDX और TNT कंपाउंड्स एंड अदर सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स। मतलब ये लिस्ट जो है ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में निकाल के नोटिफिकेशन निकाल के इन सब चीज़ों में और भी मटेरियल ऐड कर सकती है। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस ही स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में काउंट किया जाएगा। अगर इसमें से कंबाइन करके दो तीन चीज़ों को जो है, दो तीन केमिकल्स को कंबाइन कर लिया जाए और नया जो प्रोडक्ट बनाया जाए वो भी स्पेशल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एंड रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस कॉजिंग एक्सप्लोजन। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आजकल रिमोट कंट्रोल से जो है बॉम्ब फोड़े जाते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि रिमोट दबाओ और बॉम्ब फूट जाता है। तो जिन चीज़ों से रिमोट बनाया गया है, अगर वो एक्सप्लोजन करते हैं तो वो रिमोट कंट्रोल भी जो है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में काउंट किया जाएगा। तो अच्छा, इसमें एक सेक्शन है आईपीसी का जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से ही डील करता है। तो ये है आईपीसी का सेक्शन 286। ये क्या कहता है? नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। Whoever does with any explosive substance any act so rashly or negligently as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any person। कोई भी पर्सन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से कोई रैश या नेग्लिजेंट एक्ट करता है जिससे ह्यूमन लाइफ जो है इंडेंजर में आ जाती है या उसकी वजह से हर्ट हो जाता है या इंजरी हो जाती है किसी और पर्सन को, तो वो नेग्लिजेंस में आ जाएगा, वो आईपीसी सेक्शन 286 में कवर होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था।
इसका सेकंड पार्ट है और नोइंगली और नेग्लिजेंटली ओमिट्स टू टेक सच ऑर्डर with any explosive substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from that substance। जानबूझ के या नेग्लिजेंटली ऐसा कोई काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो उसको करना चाहिए था और उसने नहीं किया। जैसे कि किसी के पास एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है तो उसको जो है संभाल के रखने के लिए अगर वो ठीक से उसको गार्ड नहीं किया या ठीक से उसको हैंडल नहीं किया और जिसकी वजह से जो है ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ सकती है, तो वो भी जो है आईपीसी के सेक्शन इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें जो है इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। इसमें 6 महीने की सज़ा हो सकती है और 1000 रुपीज़ का फाइन भी लग सकता है। अब इसमें जो आईपीसी में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को लेके बहुत ही लूज सेक्शंस, लूज प्रोविजंस हैं। इसमें पनिशमेंट से ही आपको पता लग जाएगा कि 1000 रुपीज़ और 6 मंथ फाइन जो है ये ज़्यादा इनफ नहीं है। इसीलिए जो है 1908 में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट और 1884 में एक्सप्लोजिव एक्ट को लाया गया, क्योंकि ये इतने डेंजरस केमिकल हैं, इतने डेंजरस सब्सटेंस हैं कि इसमें जो है एक हायर पनिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोग इससे दूर रहें। तो एक स्पेशल प्रोविज़न, एक स्पेशल एक्ट बनाया गया जिसके अंदर स्पेशल प्रोसेस है और स्पेशल पनिशमेंट भी है। तो इसीलिए जो है इस एक्ट को बनाया गया था। अगला सेक्शन है हमारा पनिशमेंट फॉर कॉजिंग एक्सप्लोजन लाइकली टू endanger लाइफ और प्रॉपर्टी। एनी पर्सन who unlawfully and maliciously causes by any explosive substance an explosion of a nature likely to cause endanger life, serious injury to property, shall, whether to injury to the person actually caused or not, be punished with imprisonment of life or with rigorous imprisonment of either description, which shall not be less than 10 years and shall also be liable to fine। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई अगर कोई पर्सन है जो अनलॉफुली या इंटेंशनली जो है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से कोई एक्सप्लोजन कर देता है या कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो एक्सप्लोजन की तरह हो, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ इन डेंजर में आ जाए या कोई प्रॉपर्टी को इंजरी हो जाए या किसी ह्यूमन लाइफ को सीरियस इंजरी हो जाए, तो चाहे मतलब इंजरी एक्चुअल में हो या ना हो, या ये भी इसमें काउंट किया गया है कि अगर मान लीजिए इंजरी होती भी है या नहीं भी होती है लेकिन एक्सप्लोजन होता है, मतलब ये कह रहा है कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से कोई ऐसा एक्ट कर दिया जाता है एक्सप्लोजन के जैसा, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी को खतरा बन सकता था या बन गया है। इसमें दोनों चीज़ें कवर हैं, या तो एक्चुअली इंजरी हुई है पर्सन को या नहीं भी हुई है, तब भी जो है उस पर्सन को यहाँ पनिशमेंट दी जाएगी। उसका क्या पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है और फाइन तो रहेगा ही। सिमिलर ही प्रोविज़न है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को लेके। सब कुछ सेम है, बस वहाँ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस था, यहाँ स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। अब स्पेशल कैटेगरी है तो यहाँ की पनिशमेंट भी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या पनिशमेंट है? यहाँ पे डेथ है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है और फाइन तो है ही, तो यहाँ पे हायर पनिशमेंट है। तो इसमें एक केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब का, तो सेक्शन 3 से डील करता है। तो
इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें एक प्रोफेसर थे टीजे थॉमस, जो क्वेश्चन पेपर बनाया करते थे अपने कॉलेज के लिए। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते थे। तो यहाँ पे के नजीब ने और कुछ पीएफआई के मेंबर्स थे, जो पीएफआई जो केरल में बेस्ड है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो ये एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स ने के जो प्रोफेसर थे थॉमस, उनसे जो है रिवेंज लेने का सोचा। इनको लगा कि उस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनके रिलीजन के अगेंस्ट में डाले गए हैं जो कि उनके इस्लाम धर्म के खिलाफ है। तो इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी की कि उन प्रोफेसर को जो है मारा जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से बना हुआ प्रोडक्ट जो है यूज़ किया और उनके जो है बम धमाके किए, जो है कई बम ब्लास्ट किए, जिससे कि लोगों के बीच में टेरर फैले, लोगों को लगे कि ये आतंकी हमला है, लेकिन एक्चुअल मोटिव उनका जो है उस प्रोफेसर को मारना था। बाद में ये पाया भी गया, जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है कोर्ट में यही पाया गया कि इन लोगों ने प्रोफेसर को मारा है। तो इन लोगों को जो है सज़ा हो गई। तो और सेक्शन 3 के अंदर इन सभी लोगों को बुक किया गया था, चार्ज किया गया था। तो अगला हमारा सेक्शन है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कॉज एक्सप्लोजन और फॉर मेकिंग और कीपिंग एक्सप्लोजिव विद इंटेंट टू इंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी। Any person who unlawfully or maliciously does any act with intent to cause by an explosive substance or special category explosive substance, conspired to cause by an explosive substance or special explosive substance, an explosion of a nature likely to endanger life or causes serious injury to property। तो यहाँ पे अटेम्प्ट की बात की गई है, या कोई पर्सन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाता है, मेकिंग, या उसको अपने पास रखता है, कीपिंग, और जिसकी वजह से जिसके एक्सप्लोजन की वजह से ह्यूमन लाइफ जो है डेंजर में आ जाती है, या प्रॉपर्टी को इंजरी होती है, या ह्यूमन लाइफ को इंजरी होती है, तो उसमें जो है इस सेक्शन में उस पर्सन को बुक कर लिया जाएगा। वो पर्सन जो है कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई कॉन्स्पिरेसी करता है एक्सप्लोजन करने का, जिसकी वजह से जो है लाइफ डेंजर में आ जाती है लोगों की, तो या सीरियस इंजरी हो जाती है, तो वो सेक्शन 4 में जो है बुक कर लिया जाएगा। मेक्स और हैज़ इन हिज पोजेशन और अंडर हिज कंट्रोल, वो जो है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाता है या उसको पोजेशन में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, और किस इंटेंट से, इस इंटेंशन से कि इससे जो है किसी दूसरे की लाइफ को जो है खतरा पहुंचाएगा या नुकसान करेगा, या किसी को इंजरी करेगा, या किसी और पर्सन के थ्रू जो है उससे करवाएगा, मतलब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू किसी पर्सन को की लाइफ को जो है इंजरी करवाएगा या उसको मारेगा, डेथ करेगा, तो वो भी इसमें कवर किया गया। शैल वेदर एन एक्सप्लोजन टेक प्लेस और नॉट, एनी इंजरी एक्चुअली कॉज टू पर्सन और प्रॉपर्टी और नॉट, एक्सप्लोजन हो या ना हो, इंजरी हो या ना हो, उसको जो है पनिशमेंट इस केस में दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस 10 इयर्स का पनिशमेंट है, और स्पेशल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, या 10 इयर्स का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, और फाइन भी है। तो
तो इसके अंदर ये एक केस है, याकूब अब्दुल रज्जाक मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो याकूब मेनन का केस तो बहुत फेमस है ही, हम सभी जानते ही हैं कि 1992 में जब अयोध्या में मस्जिद को जो है डिमोलिश कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को, तो उसके ही रिवेंज लेने के लिए 1993 में महाराष्ट्र में कई जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे और कई लोग जख्मी भी हुए थे। तो उसमें क्या था कि उस चीज़ का बदला लेने के लिए याकूब मेनन ने कॉन्स्पिरेसी की थी। याकूब मेनन भी कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट था। तो याकूब मेनन ने क्या किया था, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को अपने पास रखा था और हेल्प किया था और भी टेररिस्ट लोगों का एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को जो है पोजेसन करने में, बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में। तो मेन माइंड जो है याकूब मेनन का ही माना जाता है। तो याकूब मेनन को भी इसमें सज़ा हो गई थी। तो इस सेक्शन में, सेक्शन 4 में बुक किया गया था। अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 5, पनिशमेंट फॉर मेकिंग और पोजेसिंग एक्सप्लोजिव अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। Any person who makes or knowingly has in his possession or under his control any explosive substance or special category explosive substance under such circumstances as to give rise to a reasonable suspicion that he is not making it or does not have it in his possession or under his control for a lawful object shall, unless he can show that he made it or had in his possession और अंडर हिज कंट्रोल फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो इस सेक्शन में ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाता है या उसके पास पाया जाता है, पोजेसिव, उसके पास पोजेसिंग है, जानबूझ के बनाता है और उसके ऊपर एक सस्पिशन है पुलिस को या जो है इसकी स्पेशल टीम को, तो अगर सस्पिशन है उसके ऊपर कि इसके पास जो है, इसने ही एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाया है या इसके पास है, तो अगर वो पर्सन जो है ये नहीं इस्टेब्लिश कर पाता है, ये नहीं प्रूव कर पाता है कि ये लॉफुली उसके पास आया है या इसका जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसके पास ये पोजेसन में है, तो उस अगर ये प्रूव नहीं कर पाएगा, अगर वो फेल हो जाता है शो करने में कि उसने जो है लीगली इसको बनाया है या लीगल लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए इसको पोजेस करके रखा है, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी इस सेक्शन में। इस सेक्शन में क्या पनिशमेंट दी जाएगी, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है अगर तो 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, फाइन लगेगा, और स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है तो रेगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, 10 इयर्स का रेगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है और फाइन भी मिल सकता है। तो इसमें भी एक केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस सैयद मुनीर उद्दीन मुल्ला। तो सैयद मुनीर उद्दीन मुल्ला जो है ये अंजुमन एसोसिएशन के मेंबर थे और भी अंजुमन एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर हैं और इस एसोसिएशन के कई स्टेट में ऑफिसर्स भी हैं। तो इस एसोसिएशन की विचारधारा जो है ये है कि बाकी सारे जो रिलीजन हैं वो इस्लाम के सबऑर्डिनेट हैं, एक इस्लाम ही रियल रिलीजन है, बाकी सब जो धर्म हैं वो इस धरती पे नहीं होने चाहिए। और ये जो एसोसिएशन है ये चाहती थी कि पूरे इंडिया का इस्लामाइजेशन हो जाए, पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड इस्लामिक हो जाए। तो उसको जो है सक्सेस करने के लिए इस चीज़ को,
तो इस आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए इस संस्था के जो मेंबर हैं मुनीरुद्दीन मुल्ला और भी जो इसके मेंबर हैं 40-50, उन लोगों ने क्या किया कि कई चर्च के ऊपर जो है इन्होंने बॉम्ब फेंके, जिससे कि जो है दूसरे धर्म का इम्पैक्ट कम हो और इस्लाम धर्म जो है ज़्यादा तेज़ी से फैले। तो क्रक्स ऑफ द फैक्ट यही था कि सैयद मुनीरुद्दीन के पास जो है ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मिले थे, कंट्री मेड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, और वो जो है इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि ये लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए उसको मिले हैं। तो इस केस में इसको बुक कर लिया गया था। तो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है 2015 में इसको जेल हो गई थी, लेकिन 2019 में इसने बेल के लिए अप्लाई किया। इस पर्सन ने, सैयद मुनीरुद्दीन ने बेल के लिए अप्लाई किया। तो इसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने इसको बेल दे दिया, लेकिन जो है स्टेट ने ऑब्जेक्ट किया कि ऐसे पर्सन को जो अक्यूज है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और टेरर फंडिंग के उसमें, तो ऐसे पर्सन को बेल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है इसमें बेल दे दिया। तो इसमें जो है हाई कोर्ट की रीजनिंग ये थी कि 4 साल हो गए इस पर्सन को जेल में और अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि इस पर्सन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो इसमें जो है इसलिए इसको बेल दे दिया गया। और तो और इसमें फिर ये भी कंडीशन रखा हाई कोर्ट ने कि आपको हर मंडे को पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी होना है, अपनी सिटी को नहीं छोड़ना है। तो ऐसे भी कुछ कंडीशंस लगाए बेल के लिए, तो इसको बेल मिल गया। लेकिन इसको भी चैलेंज किया गया था, स्टेट ऑफ कर्नाटका ने चैलेंज किया इसको सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है हाई कोर्ट के बेल वाली कंडीशंस को जस्टिफाई किया कि ये ठीक है, इसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो रहा है। और जब कोर्ट ने इसमें कंडीशंस लगाए हुए हैं बेल के कि वो सारे कंडीशंस को फॉलो करेगा तब तक बेल पर रहेगा, तो इस केस में बेल इस पर्सन को मिली हुई है। अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 6, पनिशमेंट फॉर अबेटर्स। Any person who by supply of or solicitation for money, the providing of promises, the supply of material, or in any manner whatsoever procures, counsel, aids, abets, or is accessory to the commission of any offence under this act shall be punished with punishment provided for the offence। तो अबेटमेंट के प्रोविज़न वैसे हमारे आईपीसी में है, 107 से जो है स्टार्ट होते हैं। तो और 108 में अबेटर भी डिफाइन है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को सप्लाई करता है या मनी से सोलिसिट करता है दूसरे पर्सन को कि आप जो है इस चीज़ का यूज़ करो, अपनी प्रेमाइस का यूज़ करो, या अपने प्रेमाइस को दे देता है, या कोई मटेरियल का सप्लाई करता है जो इन प्रोडक्ट्स के, इन सब्सटेंस को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या किसी भी तरीके का प्रोक्योरमेंट करता है या एड करता है, अबेट करता है, उसको इंस्टिगेट करता है कि आप जो है इस चीज़ का यूज़ करो, अबेट करता है इस एक्ट में ऑफेंस को करने के लिए स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और स्पेशल कैटेगरीज एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को यूज़ करो और ऑफेंस करो इस एक्ट के अंदर, तो वो पर्सन भी उस ऑफेंस के लिए लायबल होगा और उसको भी वही पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 6 है।
सेक्शन 7 जो है ये लास्ट सेक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। नो कोर्ट शैल प्रोसीड टू द ट्रायल ऑफ एनी पर्सन फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कोई भी कोर्ट ट्रायल के लिए जो है आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंसेंट नहीं मिल जाती है। तो इस एक्ट में अगर ट्रायल कराना है या कोर्ट को ट्रायल करना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंसेंट होना ज़रूरी है। अब हम सभी जानते हैं कि आईपीसी के प्रोविज़न थोड़े से एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को लेके लूज हैं और इस एक्ट के प्रोविज़न्स थोड़े से हर्श हैं, थोड़े से कड़े हैं। तो डीएम अगर चाहे तो किसी भी पर्सन को कंसेंट ना दे कि इस एक्ट में उसका ट्रायल ना किया जाए, आईपीसी में किया जाए। तो अगर डीएम चाहे तो किसी भी पर्सन को बचा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की यहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल पावर है और बहुत ही डिस्क्रिशनरी इम्पॉर्टेंट पावर दी गई है। तो यहाँ पे उसका कंसेंट बहुत ज़रूरी है अगर इस एक्ट के अंदर ट्रायल कराना है तो ये था हमारा आज का एक्ट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।